सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल और मैं हूं सैयद फैसल करीम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं सोनिया सुंदर। खातिन और हज़रात, ये पाकिस्तान की टीम, जैसे कि कमेंटेटर नासिर हुसैन कहते हैं, वन मोमेंट डाउन द अदर मोमेंट अप। एक मरतबा फिर वो बात सच साबित हुई है और आखिरकार पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में रहते हुए पहली फतह जो है वो दर्ज कर ली है। आज पाकिस्तान ने 9 विकेटों से मैच जीता और हसन नवाज ने तो कमाल ही कर दिया। भाई मेरे ख्याल से पहले नौजवान ओपनर हैं हसन नवाज, उनकी कुछ जो बैटिंग है उनकी झलकियां देख लेते हैं, पर इस पर मजीद बात करते हैं। ऑल्दो के इस मैच में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए कि ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग जो है फाइनली उसने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। गालिबन 164 के स्कोर पे हमने 6 या 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद इतना स्कोर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर हमारे बल्लेबाजों ने उसको काम पूरा कर दिया। ख़ास तौर पे हारिस की भी तारीफ करनी चाहिए। बाय द वे रिकॉर्ड्स शैटर हुए हैं। ना सिर्फ हसन नवाज ने पाकिस्तान की तरफ से तेज़ तरीन T20 सेंचुरी बनाई है, बल्कि पाकिस्तान का पावर प्ले में सबसे हाईएस्ट स्कोर आज हो गया फाइनली। वो जो हम देख रहे थे 22 रन, 23 रन, 24 रन। तो क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो सर। एक्सपेक्ट किया था आपने ये इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जब 204 लग गया था बोर्ड पे? हम फवाद भाई से रब्ता करने रहे हैं ताकि हम जान सकें कि क्या वो भी इतनी ही हैरत के समंदरों में होता खा रहे हैं। आपको याद है कि कल ही हम यही बात कर रहे थे कि हम जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो हम बड़े ही दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो खुशी भी उतनी ही होती है हमें। हाँ, बट यू नो कंसिस्टेंसी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो है उनकी कंसिस्टेंसी। और अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये फतुहात की ट्रैक पे आए तो फिर कोई क्यों ही इनको टारगेट करेगा। बाय द वे आ भी सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? हाँ, बाय द वे अच्छा, अगर इफ वी हैव, अगर हमारे पास वो पहली विकेट है जो न्यूजीलैंड की गिरी थी, शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉल किया था इन स्विंग और कैच आउट कर दिया था उसको हारिस रफ़ी ने, उस पर ये देखें आप, मतलब कि कमाल है यार। कौन सी पाकिस्तानी टीम डाउनलोड हो गई आज, हमारी समझ में नहीं आ रहा। फवाद भाई से बात करें। फवाद भाई, गलत टीम डाउनलोड कर ली हमने आज। या मुबारक हो भाई आपको। एक्सपेक्ट किया था आपने 204 लगने के बाद? मेरे आई गेस लाइन का कोई इशू है, हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली और उतनी खुशी फवाद भाई को मिल गई है। वो हैरत में मुब्तला है कि कैसे हम जीत गए। चले थोड़ा सा अगर हम कथासिस करें, पाकिस्तान ने जब आज का आगाज किया, एक्चुअली वी वन द टॉस एंड वी पुट देम इनटू बैट। चेहरे देखें कितने खिले हुए हैं माशाल्लाह। न्यूजीलैंड जो है उन्होंने आगाज किया और आगाज में उन्हें इब्तदाई झटका लगा। उसके बाद फिर वो आ गए हमारे जी बिल्कुल आ गए इस वक्त। जी फवाद भाई अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अब बता दें कि कितनी शानदार फतह थी और आपने एक्सपेक्ट किया था इतने बड़े टारगेट के बाद? देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है हमारे साथ फैसल कि हम सारे जो है ना वो एक्सट्रीम पे जा रहे होते हैं। जब हम उड़ाने पे आते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कहाँ जाके रुकना है। अब हम इस तरह से जीत गए तो ये नहीं पता चल रहा कि रुकना कहाँ है तारीफों में। देखिए, एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली नहीं था। ये जो कहेगा वो गलत कहेगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर पता था कि अगर कंडीशंस जिस किस्म की आज हैं वो रहेंगी तो पाकिस्तान अच्छा करेगा। बट पाकिस्तान ने आज बॉलिंग पर बड़ा अच्छा आगाज किया। फिर जिस तरह से हारिस ने पहला कैच लिया, उसने एकदम से जान डाल दी। बॉलिंग में हमने कम से कम इस छोटे ग्राउंड में 30 से 40 रन बचाए। हम 200 की जो मैं आपसे बात करता हूँ ना कि 200 आजकल बनते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। तो आज पाकिस्तान ने जिस तरह से बनाए यही तरीका कार है। बट मसला इससे कोई हल नहीं हो गया। मसला आपका रहेगा जब भी आपको सीमिंग कंडीशंस में या थोड़ी मुश्किल कंडीशंस में बारी करनी पड़ेगी तो वो टेक्निकल इश्यूज आएंगे। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम जीत गए हैं तो इस पे जीत का सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है। जिस तरह से हसन नवाज खेले हैं, बाकी टीम खेली है, सलमान कप्तानी कर रहे हैं और कतई तौर पे हम बाबर और रिजवान को बुरा भला कहे बगैर भी इनकी तारीफ करनी चाहिए और कर सकते हैं। अब हम अगर जीतते हैं ना तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे शुरू हो गए, हाँ जी बाबर, हाँ भाई रिजवान। अरे
भाई उन्होंने भी किया था, उनका भी दौर है, वो भी अच्छा करते रहे। किसी की बुराई करके हम तारीफ क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा, अब हाँ प्लीज मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ जो बड़े देर से मेरे दिल में जो है ना वो आ रहा है, मैंने सोचा इसे पूछ लेना चाहिए। फवाद साहब, ऐसा है कि कल भी मैं और फैसल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बड़े मतलब कभी एक अनप्रिडिक्टेबल इंतहाई, कभी बहुत अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादातर तब खेलते हैं जब ये अंडर प्रेशर होते हैं, जब डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट आप जैसे लोग बात करते हैं कि जी ऐसा परफॉर्म करिए वैसा, अचानक से फिर ना इनका जज्बा जो है वो गर्म होता है और इतना अच्छा खेल के देते हैं कि लोग खुशी से तालियां बजाते नहीं थकते। हर चैनल पे वाह वाह होती है, सोशल मीडिया पे वाह वाह होती है। क्या वजह है, हम लोग अंडर प्रेशर ही इतना अच्छा क्यों खेलते हैं? अदरवाइज भी तो अच्छा खेल ही सकते हैं ना। देखिए, कंसिस्टेंटली वो टीमें परफॉर्म करती हैं जो टॉप की टीमें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है, आप अगर 10 मैचेस होंगे तो आप और हम कहेंगे कि जी 8 मैचेस का, हम वैसे ही कह देंगे ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। इसी तरह इंडिया उस कैटेगरी में आ गया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। तो ये वो टीमें हैं कि जिनको कहा जाता है कि वो जीत की अगर बात हो तो पहला नाम उनका लिया जाएगा। हम बहुत सारे सालों से हम इनकंसिस्टेंट हैं। ये वही वाली बात है, अनप्रेडिक्टेबल है। ये जो आपने बात की कि जी एकदम से इतना अच्छा कर जाते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हम एक टॉप की टीम नहीं है। जो टॉप के परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो अगर एक नहीं तो 2 मैचों की बात कर रहे होते हैं, 2 नहीं तो 3 मैक्सिमम मैचेस की बात कर रहे होते हैं, और वो ऐसे टीम कर रहे होते हैं। 5-6 लोगों ने परफॉर्म करना होता है। आज भी आप देख लें, आपके अगर पूरे मैच में आप देख लें 5 लड़कों ने परफॉर्म किया होगा तो आपकी टीम कर गई। 11 के 11 कभी परफॉर्म नहीं करते ऑब्वियसली, बिल्कुल। हालांकि कोताही फील्डिंग में भी हाँ, अच्छा फवाद भाई, क्योंकि चले ग्राउंड छोटा था लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग ने आज बहुत बेहतर परफॉर्म किया टिल 164, प्लीज करेक्ट मी फ्रॉम इफ आई एम रॉन्ग। 164 पे 6 कर दिए थे हमने, 7 कर दिए थे, तो उसके बाद इतने रन बनते नहीं थे। बॉलिंग को कैसे असेस करेंगे आप आज, खास तौर पे व्हेन देयर वाज अ शेयर ब्रिलियंस इन कैचिंग, लेकिन फिर मिसफील्ड भी हुई थी, टांगों के नीचे चौके भी जा रहे थे। जी, ये सारी चीजें हुई। अब्बास आफरीदी की अच्छी वापसी हुई, ठीक है, अबरार वापस आए। क्योंकि देखिए इन जगहों पे, ये न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में, छोटे ग्राउंड में ना, अगर आप आउट करते रहते हैं ना तो फिर रन रुक जाते हैं। इसलिए एक ही तरीका होता है कि आपने विकेटें लेनी है तो आप विकेटें लेते रहे, मार तो पड़ती रही लेकिन आप आउट करते रहे। तो इस तरह से आपने रन रोक लिए। और एक मौके पे जैसे आप बता रहे हैं कि वो तो ये भी लग रहा था कि 200 नहीं होंगे, लेकिन खैर 200 हो गए। फिर जिस तरह से चेज हमने स्टार्ट किया, और सबसे अच्छी बात ये है, मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, कि उन 2 मैचों के बाद भी लड़कों को कहा कि जी जैसे आप खेलते हैं वैसे ही खेलें। आप पे, मैनेजमेंट पे, हमारा दूसरे साथी जो चैनल्स पे आते हैं उनका कम प्रेशर नहीं था 2 मैचेस हारने के बाद कि 2-0 किसी ने हसन नवाज को, बिल्कुल। एक तो हम भी, हमारा प्रॉब्लम है कि फौरन कुछ ना करे से फांसी बना देते हैं, हम में भी पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। और फवाद भाई, नाउ अब मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट मैच में हसन नवाज पे मजीद परफॉर्म करने की जिम्मेदारी इसलिए भी आ जाएगी ताकि वो ये साबित कर सकें कि इट वाज नॉट वन ऑफ, इट वाज नॉट अ फ्लूक। उन्होंने आज जो इनिंग्स खेली, हसन नवाज ने बहुत ज़बरदस्त शानदार सेंचुरी जड़ी, सम वर मिडलिंग सम वर नॉट। छोटे ग्राउंड में ऐसा होता है, बाउंसी विकेट्स में आप बॉल ऊपर आता है तो एज लग के छक्का भी हो जाता है। अगली इनिंग उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ये प्रूव करने के लिए कि ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन, ही इज़ अ प्रॉपर टैलेंटेड बैट्समैन। देखिए, इस पे ना मैं हमेशा से जब बेहतर खेले या बुरा खेले ना, उस पे बात ये होती है कि चले आज उन्होंने 100 कर दिया, उनका दिन था, बहुत आला परफॉर्म किया, बट काफ़ी कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है। कंडीशन सूट कर रही थी और उनका दिन था, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे गए। लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस अगर मुख्तलिफ होंगी तो मुश्किलात आएंगी, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं उनके साथ। बट T20 का एडवांटेज ये है कि इसमें सब कुछ चल जाता है, और वही आपकी वाली बात कि अब देखना है कि आगे चल के किस तरह से वो खेलते हैं। अभी तो शुरुआत है, बट एक चीज अच्छी नजर आई जो हम हमेशा से बात कर रहे थे कि जी दुनिया में जिस तरह से क्रिकेट हो रही है आपको उसी तरह खेलनी पड़ेगी। तो आप तेज क्रिकेट खेले, जो बहुत जरूरी था। आपने इतना जबरदस्त चेज किया और 16 ओवर्स में कर लिया, आप तसव्वुर करें, ये तो मतलब यकीन ही नहीं आए। और यही तरीका कार है। और यंगस्टर्स को भी अगर आपने खिलाना है तो 20 ओवर के क्रिकेट में चांस है। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट हमेशा मुश्किल होती है, T20 मुश्किल नहीं होती। और हमें एक चीज और भी देखनी चाहिए कि न्यूजीलैंड की भी, ऑल्दो टीम जीत रही है,
लेकिन वो भी अपने ज्यादातर यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं। उनकी मेरे ख्याल से मेन टीम लेट्स सी फवाद भाई कि नेक्स्ट जो T20 उसमें पाकिस्तान ये परफॉर्मेंस सकता है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक अच्छी बात और हुई थी सिर्फ आगे बढ़ने से पहले कि आज जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आए थे तो हसन नवाज ने उर्दू में बात की, विच इज़ वेरी गुड। उनकी ट्रांसलेट कर रहे थे उनके कप्तान। चलें आगे बढ़ते हैं। गेमिंग की दुनिया में कोरियन बादशाहत का हुआ इख्तिताम और राज करेगी टीम पाकिस्तान, क्योंकि सियोल में हाल ही में होने वाले टेकन 8 आलमी मुकाबले में पाकिस्तान ने गेमिंग की दुनिया पर कोरियन राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पाकिस्तान टीम के लिए ये फतह इसलिए भी तारीखी थी क्योंकि इससे कबल गेमिंग की दुनिया में कोरियन टीम ही राज करती थी। इस कोरियन सल्तनत को सबसे पहले अरसलान ऐश ने 2019 से चैलेंज करना शुरू किया, बेतहाशा इवेंट्स अपने नाम किए और अब आखिरकार पाकिस्तानी गेमर्स ने मिलकर कोरियन टीम को उन्हीं की सरजमीन पर मात दी है। इस तारीखी फतह में अहम किरदार अदा करने वाले नोमान चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान, क्या हमारे साथ? नोमान बहुत बहुत मुबारकबाद। द होल कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। बहुत खुशी है हमें। यकीन करें कि जिस तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म किया है, आप हो, फरजीन हो, अरसलान हो, एवरीवन हैट्स ऑफ या पूरी कौम जो है ना। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग वापस आ गए हैं या अभी वहीं पर हैं? जी हम लोग आ गए वापस आ गए। चले तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों का तो भाई हम और दरख्वास्त भी करेंगे कि आप लोग कराची आएँ तो हम आपका ग्रैंड वेलकम करें। नोमान कैसा फील कर रहे हैं टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बीटिंग द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? हमें बहुत खुशी फील हो रही है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें ये जीत दी, हमने ये विन किया। अच्छा नुमान, ज़रा एक्सपीरियंस भी तो शेयर कीजिए ना कि इतनी वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप की टीम से आप लड़कर उनको वहीं पर उनके मैदान में हरा कर आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह मुमकिन हो पाया है सब? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं 1 साल से मतलब बाइट भी कर रहा था टूर्नामेंट्स पे, तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, प्रेशर था काफ़ी मेरे ऊपर। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगा और परफॉर्मेंस अच्छी दूंगा, और मैंने प्रेशर नहीं लिया और कोरियंस को बीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान, कोरियंस का रिएक्शन कैसा था ये तो बताए ना। वो अमेज हो गए थे कि यार ये किसने आके हरा दिया हमें? कोरियंस शॉक्ड हो गए थे। मतलब वो ना, मतलब अरसलान और आतिफ भट्ट वगैरह उन पे मतलब उनका फोकस था, उन्हीं की प्रैक्टिस वगैरह उन्होंने अच्छे से की थी, तो उन्हें मेरा ठीक से नहीं था पता। मतलब हमारे और भी प्लेयर्स का था, जोन, हाफिज तनवीर, फरदीन, तो हम सब ने काफी अच्छा खेला, परफॉर्म किया, प्रैक्टिस की और उन्हें बीट किया। और वो तैयारी करके अरसलान ऐश किया थे, लेकिन जो है वो पेपर में जो है नोमान चौधरी आ गए। हाँ जी, वो ज्यादातर तैयारी अरसलान ऐश वगैरह की करते हैं। अच्छा वैसे कोरियंस ऑब्वियसली नंबर 1 है इसमें। अब माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पर आ गया है, पाकिस्तान ने बीट कर दिया है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसमें पैनल में हैं कि कोरियंस के अलावा? अब पाकिस्तान तो भाई हो गया नंबर 1, नंबर 2 होगा कोरिया, अब उसके बाद और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें जो खेलते हैं? और कंट्रीज हैं, इसके अलावा जापान है जो कि तीसरे नंबर पे है और बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है वहाँ के। और यूएसए है, यूएसए के प्लेयर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और यूके, मतलब यूरोप के काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं जो कि काफी अच्छा खेलते हैं। चाहिए देखने वालों को, पाकिस्तान है नंबर। हाँ, देखने वालों को मैं ये भी बताऊं कि नोमान जो हैं वो अरसलान ऐश को एक मरतबा हरा चुके हैं, ये भी मैं बता दूं। जी हाँ जनाबे वाला। हाउस द केमिस्ट्री, टीम की केमिस्ट्री कैसी होती है नोमान? और एक तो अच्छा देखिए, एक तो जो फिजिकल स्पोर्ट है ना, फिजिकल स्पोर्ट हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें आप प्री मैच इकट्ठे होते हैं, एक साथ नेट्स करते हैं या ड्रिल्स करते हैं। हाउ डू यू पीपल कम अलोंग? ई स्पोर्ट्स में आप लोग किस तरीके से वो जो टीम की जो जेलनेस है, वननेस है, यूनिटी है, उसको किस तरीके से बरकरार रखते हुए आगे चलते हैं? हम लोग मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। मतलब जब हमने बाहर जाना हो तो सब लोग मिलकर खेलते हैं। एक बूट कैंप है, अरसलान ऐश का है, तो अब हम सब ने मिलकर एक बूट कैंप बना लिया है बड़ा सा। अच्छा। जहाँ पे हम सब मिलकर खेलेंगे। अपनी टीम्स होती हैं सबकी,
3-3 4-4 मिलकर लड़के वहीं पर होते हैं हर प्रैक्टिस हो टीम में। जाती है तो जी। अच्छा जी, हम वैसे मिलके वहीं पे practice- जी वैसे नुमान एक चीज़ मुझे बताइए, अभी हमने अपने आपके इंट्रो में भी हमने ये बात का जिक्र किया कि 2019 के बाद से जो है वो पाकिस्तान राज करने लगा है इसके ऊपर, ठीक है। तो 2019 के बाद ऐसी क्या चीज़ें आप लोगों को मिली या क्या ऐसी प्रैक्टिसेस थी या वो कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो होती चली आ रही थी और अचानक से वो अपने उनको बीट किया और 2019 के बाद से ये सारा आप लोगों ने संभाल लिया? टेक्निक्स क्या थी आपकी 2019 से बेसिकली? पहले तो हमें समझ लें कि दुनिया जानती नहीं थी ना, लोगों को पता नहीं था और हमें मौका भी नहीं मिल रहा था बाहर जाने का। तो अरसान ऐश जब बाहर गया उसने मतलब दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान में भी प्लेयर्स हैं। अरसान ने बीट किया वर्ल्ड चैंपियन को और वर्ल्ड कप जीता, मतलब इवोस जीता, इवोस जापान सॉरी, वर्ल्ड के टूर्नामेंट्स विन किए। तो सबको मतलब काफी जोश आया प्लेयर्स को। अरसान ने काफी प्लेयर्स को सपोर्ट भी किया, तो हमें स्पॉन्सर वगैरह मिले। तो हमने मतलब प्रैक्टिस प्रोफेशनल लेवल की प्रैक्टिस उसके बाद करना स्टार्ट की थी। अच्छा, मतलब तो 2019 के बाद फिर से। हमें मौके मिलना शुरू हुए तो हम अच्छा नौमान, जी। ऑल्दो के आपको माशाल्लाह प्राइज मनी बड़ी ज़बरदस्त मिली है, लोग लेकिन देखते ये हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कितनी प्राइज मिली है, लोग ये नहीं देखते कि यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या आपने झेला है। मुझे ये बताएं, अरसलान की वो जो विक्ट्री स्पीच है कल हमने प्ले की थी जिसमें उन्होंने वो मुश्किलात जो थी जो आप लोगों को फेस करनी पड़ी, राइट फ्रॉम बिजली ना होने से लेके वीज़ा के मसाइल होने तक, मैं चाहूँगा ज़रा लोगों को बताएं कि किन मुश्किलात से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। हम लोगों ने मतलब कि हमें खेलते हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। तो हम आर्केड सेंटर में खेलते थे तो जेब में समझ लगे 10-20 रुपए 50 रुपए इस तरह करके पैसे हुआ करते थे। तो ऐसे गेम खेलते थे, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, घर वाले समझते ये फजूल काम है। तो समझ लेके बहुत से मुश्किलात देखी हैं हम लोगों ने। पैसे पास नहीं होते थे तो लोगों के पीछे खड़े हो गए गेम देखते थे, खेलते थे। बहुत से मुश्किलात देखे हैं, बड़े बुरे से हालात देखे हैं, तो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। लेकिन हम समझ सकते हैं आपकी बात, हम उनकी स्पीच से काफ़ी हद तक समझ सकें। लेकिन अच्छा, एक बड़े लाइटर मोड में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आपके जो फैंस हैं वो कहते हैं कि नुमान भाई जब पान खा के खेलते हैं तो क्या ही कमाल खेलते हैं। तो पान कोई आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है ख़ास, जो आप इतना अच्छा पान खा के खेल लेते हैं? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, आपके ऐसा कुछ नहीं फैंस है, बस कहते वो हैं। एक आदत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो क्या होता है, एक फोकस पर आता है गेम खेलते हुए ना, कि कहते हैं कि मुंह चलना चाहिए। अगर किसी को कोई ना कोई आदत है, आपको पता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई पानी रख के साथ मतलब के गेम खेलता है, कोई बोतल चोतल रख के भी गेम खेलता है, इस तरह का सीन है। वैसे ये इस तरह का कोई सीन नहीं है ऑल कि राइट, पान खाऊंगा और जीतूंगा। ऑल राइट नौमान, आप जो भी खाएं आप बहुत सही खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं, क्योंकि आप जो खेल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। एक मरतबा फिर चैम्पियन को हमारा सलाम। थैंक यू सो मच नौमान और अरसलान ऐश और फरजीन और जितने लोग हैं पूरी टीम में, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आज के शो में हम आपकी चैंपियन से ही मुलाकात कराए जा रहे हैं। चैंपियंस का शो हो गया आज का शो तो वैसे ना? क्रिकेट से लेके अब ई स्पोर्ट्स, नाउ फ्रॉम ई स्पोर्ट्स टू अनदर गेम, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियन। आप ये समझ रहे हैं कि आज हमने 3 गेस्ट बुलाए, तो नहीं, एक ही गेस्ट है, ये एक ही खातून है, एमा आलम इनका नाम है। दुनिया भर में पाकिस्तान की उन्होंने ऐसी पहचान बनाई है जो सब उसको जो है वो उसके मौतरफ हैं। ज़हनी सलाहियतों को निखारने के लिए ये जो गेम्स हैं, मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इसके साथ साथ अब हुआ ये है कि इनको यूएई ने गोल्डन रेजिडेंसी भी दे दी है। तो एमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात बिल्कुल। करते हैं। एमा, वेलकम टू द शो। भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एमा हमारे साथ Welcome, thank you so much. Yes, I'm here. जी। Thank you so much. जी एमा, सबसे पहले तो बताइए, माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें आपके, इतने सारे मेडल्स अभी हम दिखा भी रहे थे, माशाल्लाह पहले आपने पहने हुए भी हैं, फिर दोनों हाथों में भी आपने पकड़े हुए हैं। क्या फीलिंग है इतना कुछ अचीव करने के बाद? सबसे पहले तो ये बताइए। फीलिंग बहुत खुशी की है, क्योंकि ना सिर्फ मैं अपने आप को इस मुकाम तक पहुंच पाई, बट ऑल्सो अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर पाई ऑन अ ग्लोबल स्टेज।
जैसे आप बता रहे थे कि ये चैम्पियनशिप्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, यानी दुनिया भर से कंपेटिटर्स आते हैं और वो एक साथ चाइना या मलेशिया जैसे मुल्कों में जाकर compete करते हैं और देखते हैं किसकी याददाश्त या किसकी रीडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो पाकिस्तान का उस मुकाम तक जाकर पहुंचना एंड जीतना इज़ अ वेरी बिग डील। एब्सोल्युटली। एमा, थोड़ा सा बताइए, ये जो तीनों डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, द मेमोरी, देन स्पीड रीडिंग, ये दो तो हमें समझ आता है, व्हाट इज माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग जो है वो एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का तरीका है जिससे आप बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के पास बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि टीचर्स हमें दे देती हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि हम एज इज़ याद लगा लेंगे रट्टा लगा के, बट दैट डजंट वर्क। तो उसके लिए माइंड मैपिंग काम आता है कि आप रट्टा लगाए बगैर उस मालूमात को सिर्फ ऑर्गेनाइज इस तरीके से कर लें कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको याद रख सके आसानी के साथ। ओके अच्छा, वैसे एमा, दुबई के गोल्डन वीज़ा के हवाले से मशहूर है कि जब आप लोग हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको वो गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, लेकिन आपको जो है वहाँ से गोल्डन वीज़ा मिला है वैसे 10 साल के लिए मिलता है दुबई का जो गोल्डन वीज़ा हासिल करते हैं, मगर आपके केस में ऐसा हुआ कि आपकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं कि उन्हीं की बेस पर आपको ये वीज़ा मिला। कैसे मिली ये सारी चीज़ें आपको, ये जो वीज़ा प्रोसेस सारा हुआ, ये ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर करें हमारे। तो गोल्डन वीज़ा आपने जैसे बोला कि दुबई का एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है जो कि यूजुअली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, उनको मिलता है बिकॉज दुबई चाहता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट लाएं, बट अचीवमेंट के बेस पर रेयरली किसी को मिलता है। और इसका जो प्रोसेस है वो ये कि सबसे पहले आपको उनकी जो मिनिस्ट्री है उससे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है कि वो आपको कंसिडर भी करें इसको देने के लिए। उसका क्राइटेरिया होता है एंड उसमें आपका मिनिमम स्कोर 40 का आना चाहिए। तो मैंने जब अपनी अचीवमेंट्स फिल इन करके उनके पास भेजी तो मुझे 70 का स्कोर मिला आउट ऑफ जो 40 होने चाहिए। फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गोल्डन वीज़ा की एक स्पेसिफिक कमेटी है, वो बैठती है एंड वो आपकी एप्लीकेशन देखती है। तो इट्स अ बिट ऑफ अ मुश्किल प्रोसेस, लेकिन वो थ्रू होके इवेंचुअली मिल। तो पाकिस्तानी को एक based on just intellectual achievement, which is a rare case. Yeah, it is a rare case and you are a rare personality. Emma, ये जो चैम्पियनशिप्स हैं, ये इनका इनेकाद कहाँ होता है, किस तरह से होता है? How do a student, a बच्चा can go and participate in it? Is it on a school or a college level? किस तरीके से होता है ये? तो ये जो चैम्पियनशिप्स होती है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि याददाश्त आपकी हमेशा से अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है। याददाश्त एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं। इसकी आप पहले ट्रेनिंग लेंगे। तो याददाश्त के मेमोरी चैम्पियनशिप में फॉर एग्जांपल 10 डिसिप्लिन्स होते हैं जिसमें आपको हज़ारों की तादाद में रैंडम नंबर्स, नेम्स एंड फेसेस, वर्ड्स याद करने होते हैं और इनकी टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। और इन टेक्निक्स के लिए मैंने जो ट्रेनिंग ली थी वो मैंने अपनी कोच से ली थी जिनका नाम सनिया आलम है, और वही ये टेक्निक्स पाकिस्तान लेकर आई हैं, क्योंकि ये टेक्निक्स ऑलरेडी आउट देयर आप अप्लाई हो रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बट ओवर हियर अप्लाई नहीं हो रही। इनफैक्ट रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो आई ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ द नेशनल यूथ काउंसिल। तो उसमें ये होता है कि वो लोग कुछ नौजवानों को सिलेक्ट करके उनसे पॉलिसीज बनवाते हैं ताकि वो यूथ की डेवलपमेंट में हिस्सा बन सकें। वंडरफुल एमा, वंडरफुल। आपसे बात करके भी इतनी खुशी हो रही है कि एक लड़की में इतना सारा माशाल्लाह टैलेंट है। आपकी सारी अचीवमेंट्स के लिए हम सब की तरफ से आपको सलाम भाई, ज़बरदस्त। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर आपको मैं कहूँगा खुश आमदेद। खातिन हज़रात, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक सालाना रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में तालीमी मैदान में 135वें नंबर पर है। दुनिया में तालीम ही एक बुनियादी अमल है जिसके बगैर कौमों की तरक्की तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आज हमारे तालीमी इदारे तालीमी निसाब के मोहताज हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज या फिर प्राइमरी, हर तरफ तालिब इल्म तो मौजूद हैं, लेकिन तालीम का मयार ऐसा नहीं कि आने वाले नौजवान उससे कुछ ना सिर्फ नया सीख सकें बल्कि दुनिया में कम्पीट भी कर सकें।
आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ही अहम इसलिए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में न सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, हतिये के तमाम तर वो इलाके जहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि नॉर्मल इंसान की रीच है, वहाँ पे तालीम पहुँचाने की काविश और कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन्स फाउंडेशन के असद शहबाज आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। असद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया इसलिए भी कि आप वो काम कर रहे हैं कि जो हुकूमतों का काम होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि सारी चीज़ें शायद हुकूमत के करने की नहीं है, लेकिन उन इलाकों में जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध के इलाके, या इवन फॉर दैट सेक हमारे यहाँ कराची में भी हम कहने को अर्बन मेट्रोपोलिस हैं, बट देयर आर एरियाज जहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो आगाज़ इस चीज़ से करूँगा कि असद भाई थोड़ा सा बताएं देखने वालों को भी, सिटीजन फाउंडेशन मुल्क के किन किन कोनों में किन किन हालात में काम कर रहा है? फैसल, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि आज़ाद कश्मीर से लेके कराची तक हर तरफ TCF का नेटवर्क फैला हुआ है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 2000 प्लस स्कूल का नेटवर्क इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे इस वक्त इनरोल हैं जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तकरीबन कोई 65,000 प्लस बच्चा जो है वो यहाँ से मैट्रिकुलेट करके निकल चुका है। पाकिस्तान की कोई ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर TCF का बच्चा इस वक्त या तो पढ़ के निकल चुका हो या वहाँ पर पढ़ रहा हो। जिस तरह अभी ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, बात है अपॉर्चुनिटी की। जिसको मौका मिल जाए वो आगे निकल जाता है और जिसको मौका नहीं मिला, आपने बात की डेजर्ट एरिया थरपारकर की, आपने खुद विटनेस किया कि वहाँ पर लोगों को पढ़ाई का शौक़ है, लेकिन रोक क्या चीज़ रही है? वो ये रोक रही है कि वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर मौके नहीं है, लोगों के पास वो मौके नहीं है कि वो जाएँ और कुछ हासिल कर सकें। सो TCF ये मौके उन पसमानदा इलाकों में सब बच्चों को इक्वली दे रहा है। चाहे हम कहते हैं ये हमारे खूबसूरत बच्चे हैं, हम कभी अमीर गरीब का तस्वर नहीं करते, हम कहते हैं ये उन इलाकों के खूबसूरत बच्चे हैं जिनका मयारी तालीम हासिल करने का हक़ है। वो जहाँ पर पैदा हुए वो उनके कंट्रोल पे नहीं था, बट एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ एवरी इंडिविजुअल जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को वो मौके प्रोवाइड करें, वो उनको फ़राहम करें जिससे पॉलिश होकर आगे निकलें। कितने साल से ये काफ़िला चला रहे हैं आप लोग? फैसल 30 साल से ये काफ़िला चल रहा है। 5 स्कूलों से स्टार्ट हुआ था और आज सिलसिला 2000 क्रॉस कर चुका है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा बाहर है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। कोविड के दिनों में 2021-22 के अंदर ये तादाद 2.25 करोड़ थी, आज 2.5 करोड़ प्लस हो चुकी है। तो आप सोचें कि आगे क्या होगा। सो एज़ अ कौम अगर हमने तरक्की करनी है, जिस तरह आपने खुद कहा कि बग़ैर तालीम के हम एक पढ़ी लिखी नेशन नहीं बन सकते। हजूम तो बन सकते हैं, किसी हद तक बन भी गए हैं, लेकिन अगर हमने कौम बनना है और तरक्की याफ्ता कौम बनना है और हम ये चाहते हैं कि हमारा झंडा हर जगह लहराया जाए, तो फिर हमें तालीम पे जो है वो तवज्जो देनी है। असद भाई, जब हम तालीम की बात करते हैं, मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि सिटीजन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूल हैं, उनमें सिर्फ किताबें नहीं रटाई जा रही, आप लोगों का जो निज़ाम तालीम है जो वो किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं? कितनी उसमें करिकुलर और कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़? देखिए, तालीम जो होती है ना, जो आपको स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं वो आपको इल्म देती हैं, वो आपको नॉलेज देती हैं। उस नॉलेज का इस्तेमाल किस तरह करना है वो तरबियत का हिस्सा होता है। और तरबियत पहले दरसगाहों का हिस्सा होती थी। जितनी भी दरसगाहें होती थी वहाँ पर तालीम और तरबियत साथ साथ चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बावसूख तरीके से कह सकता हूँ, पूरे एतमाद तरीके से कह सकता हूँ कि TCF के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी फोकस है। बिकॉज देखें, किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि तालीम कितनी होनी चाहिए और तरबियत कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी जो आटे में नमक होता है वो तालीम होती है और आटा जो है वो तरबियत है। सो इस मुआशरे को जो लोग लेके चलते हैं, मैं आप हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है वो हमारी तरबियत बनाती है, हमारी वैल्यूज़ बनाती है। हम ही सब लोग फिर मुआशरा बनते हैं। तो जितनी हमारी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी हमारी तरबियत स्ट्रॉन्ग होगी, अगर हमें अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, हमें ऑनेस्टी होगी, उतना हम इस मुआशरे को, इस पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। मैं एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत से लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, हमारा जो पाकिस्तान की कौम के साथ एक मसला है ना कि हम एक इंस्टेंट रिलीफ की तरफ जाते हैं। हम उस बीमारी का या जो एक तकलीफ़ है उसका इलाज का नहीं सोचते। मिसाल के तौर पे किसी को कोई बीमारी है और आपसे डॉक्टर कहे कि आप ये पेन किलर खाते रहें, बस आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, तो पेन किलर आपको इंस्टेंट रिलीफ तो दे रहा है लेकिन वो उसका हल नहीं है। तो बीमारी को जब आप जड़ से ख़त्म करेंगे तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तालीम जो है ना, एक्चुअली वो बीमारी का, अगर आप बच्चों को तालीम दे देंगे, शऊर दे देंगे,
तो जो तकलीफ़ें इस वक्त हो रही हैं हम पे या पाकिस्तान में हो रही हैं, हम इनसे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। आप चैरिटी करें, बहुत सारे काम करें, लेकिन हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस किस तरह करना पड़ेगा? आप लोगों को खाना भी खिलाएं, लेकिन लोगों को पढ़ाई भी दें। आज जो खाना खा रहे हैं, अगर इनको आप पढ़ाई नहीं देंगे तो ये हमेशा इसी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल ठीक। सो हम कहते हैं कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम पे हमने काम करना है। यू लुक एट जापान, और जिस तरह उनके स्कूल्स में उनके बच्चों को तरबियत दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। उनको ये नहीं है कि जी उनको कोई लाड साहब बनाना है। स्कूलों में सफाई खुद बच्चे, ये तरबियत का हिस्सा है ना, वो खुद सफाई कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम ये सारे काम करवाते हैं। हम स्कूलों में बच्चों को तरबियत देते हैं। फिर मैं एक और आपको बात बताऊं, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है, हमारे तकरीबन 100 के लगभग स्कूल वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, शायद 1 साल पुरानी बात या 1.5 साल पुरानी बात है। मैं एक विज़िट पे था बलूचिस्तान में स्कूल में, वहाँ पर ब्रेक हुआ तो 3 बच्चे डेस्क पर बैठे हुए लंच टाइम में खाना खा रहे हैं। उन्होंने प्लास्टिक के शॉपर में से तय की हुई रोटी निकाली जो कि तकरीबन सूख चुकी थी, और आप अंदाज़ा करें किस चीज़ से खा रहे होंगे। एक उन्होंने पापड़ की, जो जिसे चिप्स कहते हैं 5 रुपए की, वो सामने रखी हुई है, उससे वो निवाला तोड़ के वो खाना खा रहे। मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि आप क्या बनोगे? एक बच्चा कहता है जी मुझे डॉक्टर बनना है। और मैं कहता हूँ डॉक्टर क्यों बनोगे? कहते जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि अस्पताल यहाँ से दूर है, तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के। ये 7th ग्रेड का बच्चा था। अब मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, ये सूखी रोटी खा रहा है सूखे पापड़ के साथ, बट ये उम्मीद लगा के बैठा है ये डॉक्टर बनेगा। ये उम्मीद कौन दे रहा है? ये उम्मीद वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, वो स्टाफ दे रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रही है, ये सिस्टम उनको उम्मीद दे रहा है। आप इसी बच्चे को अज्यूम करें कि आप स्कूल से बाहर ले जाएं, आप इसको मुर्गे मुसल्लम खिलाएं, आप बिरयानी खिलाएं, आप इसको बहुत अच्छा खाना खिलाएं, और फिर इससे पूछें कि बेटा क्या बनोगे? अगर ये स्कूल में नहीं होगा तो ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ये जो होप आपको देती है ना, ये देती है आपको तालीम, ये आपको देता है वो इन्वायरमेंट। मुझे नहीं पता डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, अल्लाह ताला उसको बनाए, बट एटलीस्ट एक उम्मीद तो है कि डॉक्टर बनेगा। वो अपना जहन तैयार, वो अपना जहन, तो उसको क्लैरिटी है कि मैंने डॉक्टर बनना। तो ऐसे बेतहाशा लोग हैं पाकिस्तान में, बच्चे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनमें से एक भी रह गया और हमने तवज्जो नहीं दी, तो कहीं हमसे सवाल ज़रूर होगा। कहीं अल्लाह ताला पूछेगा कि यार मैंने तुम लोगों को पावर दिया था, अगर पढ़ाने का नहीं था, बोलने का तो दिया था, बात करने का दिया, आपने क्या अपनी बात लोगों तक पहुंचाई? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों के दिल में उतरे ना उतरे। मैं अल्लाह को जवाब दूंगा कि जी देखिए, मैं फैसल के प्रोग्राम में गया था बोल पे, मैंने दिल से बात की है कि यार तालीम ज़रूरी है, TCF का साथ दें, बच्चों को पढ़ाएं। 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, एजुकेशन इमरजेंसी है। हमने इसका फ्लड आता है, हम सारी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाती है, अर्थक्वेक आता है, हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो टाइम टू टाइम आता है। ये जो हमेशा ये तो एक चैलेंज चलता हुआ जा रहा है। और फिर आप कह रहे हैं आपने तरक्की करनी है, आपने मसलों से आप जब तक बीमारी का इलाज नहीं करोगे, आप मसलों से निकल नहीं सकते। बुनियाद जब तक ठीक नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। असद भाई, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बात की ना कि आप मैसेज पहुंचाते हैं, तो शायर कहता है ना कि अंदाज़े बयां घर से मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो शायद नहीं उतर गई है दिल में आपकी बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको बेस्ट ऑफ लक, सिटीजन फाउंडेशन को बेस्ट ऑफ लक। तो तमाम तर लोग जो देख रहे हैं, अगर आप अपने मुल्क की जो बुनियाद है उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसे इदारों का साथ दीजिए, तो आपके मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने में दिन रात एक किए हुए हैं। एक ब्रेक लेने, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है, मेरे को होस्ट फैसल मेरे साथ होते हैं यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए, किचन साफ करने के लिए, पोछा वोछा लगाने के लिए, कटिंग करने। हो सकता है कि आधी डिश मुझे बनानी पड़े। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल, आज थोड़ी तबीयत जो है मेरी नासाज है, तो इसीलिए फैसल जी बिल्कुल थोड़ा सा और हौसला जी बिल्कुल। और आज बताने की ये है कि आपको ज़रूरत के किस तरीके से हम आपके सामने सारा प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यू डोंट नो के बैक ऑफ द एंड क्या मामला चल रहे होते हैं, तो लेकिन सुनिए, ये हमारी जिम्मेदारी है
कि तबीयत की नासाजी हो या ना हो, बिल्कुल लेके ऐसा चलना है, लेके तो चलना है, तो बिल्कुल लेके चलते हैं प्रोग्राम को। इस पकवान को सजाने में, इस टेबल को सजाने में हमारा साथ दे रहे हैं डालडा। जहां मामता वहां डालडा। 80 सालों से जायद तमाम माओं का एतमाद और भरोसा डालडा पर ही है। डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी 250 रुपये तक की बचत, और रमज़ान में डालडा लेकर आया है स्पेशल पैकेजिंग। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या खूबसूरत बॉटल्स हैं, क्या खूबसूरत पैकेट्स हैं, इतनी अच्छी बॉटल्स हैं। और मैं रोज़ाना जो है वो एंडोर्स करती हूँ इसको। ज़रा इसको आप फोकस कीजिए कि ये जो है ना गिरता नहीं है। पहले जो पाउच था वो गिर जाया करता था, अभी जो है ये इतनी ज़बरदस्त पैकेज आ गया है इसका कि ये आप आराम से रख लीजिए, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और साथ में मैं इसको पर्सनल बेसिस पे एंडोर्स करती हूँ। ये डालडा का ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसको आप 1 टीस्पून ले सकते हैं सहरी में और इफ्तार के बाद, आपकी गट हेल्थ के लिए ये बेस्ट है। उसके अलावा हमारे साथ होते हैं सबरूसो। सबरूसो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबरूसो की क्या ज़बरदस्त वेराइटी है। सबरूसो कभी भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपने चिकन पे, पैकेजिंग पे, किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सबरूसो ने भी काफ़ी सारी बचत इस बार रमज़ान में है। जगह जगह आप देखें कराची में बिलबोर्ड्स लगे नज़र आ रहे हैं सबरूसो के। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि इनकी इतनी ह्यूज वैरायटी है कि रमज़ान के सारे रोज़ों में आप बनाते रहें 2-2, 3-3 प्रोडक्ट्स, तब भी सबरूसो के प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं होते हैं। उसके अलावा लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मरहबा गुलबहार। ये देखिए फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता है ये मरहबा का गुलबहार शरबत, और ये रिफाइंड शुगर इसके अंदर शामिल होती है। आप इसको डायरेक्टली पानी में, दूध में डालकर बना सकते हैं। और काफ़ी सारी 5 ड्रिंक्स तो मैं वैसे ही बता चुकी हूँ अब तक इनके साथ यूज़ करते हुए। और स्पेशल अनाउंसमेंट जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ वो ये कि अगर आपको पकाने से शगफ़ है, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा पका लेते हैं या पका लेती हैं, आपकी कोई अपनी पर्सनल रेसिपी है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर, बोल के फेसबुक पेज पर अपनी वो रेसिपी अपलोड कीजिए वीडियो की सूरत में, उसको प्रॉपर्ली डिमॉन्स्ट्रेट करके जो आप पका रहे हैं अपना नाम और शहर के साथ, और आप जीत सकते हैं ये पहले नंबर पे। और अगर आपकी रेसिपी आती है दूसरे नंबर पे, तो उससे ज़रा ही ऊपर रखा हुआ है LED TV दूसरे नंबर पे, वो भी जीत सकते हैं आप। और ये भी हो सकता है अगर एक ही घराने से हमें 2-3 रेसिपीज मौसूल होती है तो हो सकता है दोनों चीज़ें जो है वो आपके घर पे चली जाए। वैसे ही हमारे मोबाइल रखे हुए ये, हाँ ये मोबाइल नहीं जानी है, मेरा फैसल का जाती मोबाइल बाहर छूट गया। तीसरे इनाम में आप समझे कि मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल भी रखे हुए थे। नहीं, हमारा अपना जाती मोबाइल रह गया वहाँ पे। जनाब स्टार्ट करें। हाँ, आज हम बनाने वाले हैं चिकन चिली, ड्राई चिकन चिली। ये बड़ी फेमस रेसिपी है और ये हर घर में जो है बनती है, लेकिन इसकी रेसिपी जरा थोड़ी सी ट्विस्टेड है। जो घर में लोग बनाते हैं वो जब घर में बन रही होती है तो घरेलू अंदाज से होती है, अपने हिसाब से, लेकिन जो हम बनाएंगे वो हम जरा रेस्टोरेंट स्टाइल बना के दे देंगे। अच्छा, अब इसको शुरू करते हैं। रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो यूट्यूब, बोल के यूट्यूब पेज पर आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर हमारे न्यूज़ तो अपडेट होती है, हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स भी अपडेट हो रहे हैं, और इवन ऑन द फेसबुक, और साथ में सुबह 9 से 11 जो है हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। आप रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। चलिए जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। ड्राई चिकन चिली में डलेगा जनाब चिकन, ऑब्वियसली ये सबरूसो का चिकन है। ये सबरूसो का चिकन है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अगर आपने देखा होगा यूजुअली चिकन में लंबी और पतली पतली स्ट्रिप्स टाइप होती है, अगर आप वैसे बनाना चाहें इसको वैसे ले सकते हैं। मेरे पास क्योंकि बोनलेस चिकन था तो मैंने इसको इस फॉर्म में बारीक बारीक काट लिया। अच्छा, इसके अलावा इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, उसके बाद फर्दर रेसिपी पर जाऊँगी। तो पहले मैं इसकी मैरिनेशन की चीज़ें आपको बता देती हूँ। इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे। ये जो है इस वक्त मेरे पास तकरीबन 700 to 800 ग्राम्स, मतलब 1 किलो से कम है ये चिकन, तो इसमें जाएंगे 2 अंडे। जाएगा साथ में 1 टीस्पून वाइट पेपर, साथ में जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, साथ में जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ये देखिए कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है, और नमक जाएगा हस्बे जायका, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा ही सोया सॉस। ये सिरका जो सोया सॉस है ये आप अपने हिसाब से डालिएगा, कुछ लोग ज़रा ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे ये 1 टीस्पून या 1.5 जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। हम पहले इसको मैरिनेट करेंगे, रखेंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं इसको मैरिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको सीधा पकाने पे लगाऊंगी और फिर जैसे ही ये पकेगा। अच्छा, साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो मैं चिकन में जल्दी पकाने के लिए रोज़ाना 1 टेबलस्पून सिरका, थोड़ा सा नमक, समझे 2 से 3 चुटकी नमक, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो लगा के रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। उस पर आप ये भाप में 1 मिनट में पका सकते हैं चिकन को, तो ये एक टिप भी है, तो ये आप सब वैसे भी कर सकते हैं अदरवाइज भी। अब हम जो है ना अपना शुरू करते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं फैसल, ये देखिए अंडे, आप आइए ना,
आप हेल्प के लिए खड़े हुए यूं करके देख रहे हैं, हेल्प के लिए आइए, हेल्प कीजिए। फिर देंगी तो मैं कुछ करूंगा। ये पकड़े आप ये। अच्छा, यू जस्ट हैव टू यूज टू क्रैक इट जस्ट लाइक दैट। ये भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये इसी में रख दीजिएगा। फिर जब तक आप ये अंडे फोड़ेंगे, मैं इसमें फोड़ दिए अंडे, अंडे और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जनाब, जबरदस्त। ये देखिए, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, वो निकाल दिया मैंने, छिलका जरा सा गिर गया था। जाहिर सी बात है, मुर्गों को तो इतना नहीं आता ना करना, भी खा लें, बेचारे यही कर रहे हैं। कैल्शियम, जिसको कैल्शियम हड्डियों की बीमारी है, फैसल ने छिलके खाए ज्यादा। हाँ खा लें, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, इतना छिलका नजर आ गया आपको है, और इतने अरसे से हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। दुनिया ऐसे ही है सोनिया, ये दुनिया ऐसे ही है, ये दुनिया पीतल की है। ये देखिए, इसमें नमक चला गया है और अब जा रहा है कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, मैं इसको करीब ही कर लूँ, ये इतना सॉफ्ट सा होता है, गिरता गिराता जाएगा। ये मैं इसमें 3 टीस्पून डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर क्यों डालते हैं? ये ना जितना बैटर होगा ये इससे चिपक जाएगा चिकन से, ये इसमें इसलिए ज़रूरी होता है डालना। अच्छा, अभी इसमें बाद में भी डलेगा, इसमें जो हम इसका करी बनाएंगे उसमें अब इसमें जाएगा। अच्छा, सिरका मैं अवॉइड करूँगी, मुझे अभी याद आया, मैंने आप ही लोगों को बताया कि इसमें सिरका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन आप जब घर में बनाएंगे तो इसमें सिरका डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जा रहा है थोड़ा सा सोया सॉस। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ कि ऐसा ना हो कि उसका टेस्ट ख़राब हो जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें सिरका डाला है। अच्छा, जो ग्रेवी है उसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा, कि इसके अलावा इसमें क्या क्या डलेगा। वैसे आप ये मिक्स कर सकते हैं प्लीज़? मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं आप लोगों को बाकी की जो है वो रेसिपी बता देती हूँ। अच्छा जी, इस रेसिपी में जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये ज़रा फोकस करें जी सब्जियों पे। स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज, उसका जो वाइट वाला हिस्सा है उसको अलग काट के रखा है और हरे वाले पार्ट को हमने अलग काट के रखा है। ये जाएगी इसके अंदर, साथ में शिमला मिर्च, और ये है जनाब लहसुन। और लहसुन को भी इसी तरीके से करके रखना है आपने। ये जो पूरा एक जवा होता है लहसुन का, ये वो है, उसको बारीक बारीक लंबाई में काटा होता है यार, जुआ नहीं होता है लहसुन का। ये मैंने याद, वैसे आपको मेरा ना इम्तिहान लेना चाहिए रोजाना। जितने मसाले रखे होते हैं ना, आप मुझसे पूछें, बिल्कुल मैं बताऊंगा कि नमक, ये भी नमक, वो भी नमक, वो भी नमक, वो भी नमक, बिल्कुल। और इसके साथ जाएगा इसके अंदर जनाब अदरक, और ये है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें, चिकन चिली ड्राई है तो जाहिर सी बात है हरी मिर्चें पड़ेंगी इसके अंदर। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं लीजिएगा, थोड़ी जो सब्जी में यूजुअली डलती हैं वो वाली इस्तेमाल कीजिएगा। अगर 1-2 पक्की वाली ले लें तेज़ वाली तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कम होनी चाहिए। साथ में इसमें जाएगा नमक, कॉर्नफ्लोर ग्रेवी में जाएगा, क्या कहते हैं अपना, ये है चिली सॉस जाएगा इसके अंदर, ऑस्ट्रिच शाइन सॉस होता है वो भी जाएगा इसके अंदर, सोया सॉस, और जाएगा विनेगर। अच्छा, बस अब इसको पकाना, आप इसको जरा सा मिक्स कर लीजिए ना। जरा सा क्या ऑयल कर लिया मैंने यार, मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, उसको पकाने रख देती हूँ, क्योंकि हमारी रेसिपी जो है वो पकेगी और फिर इसको दूसरे उसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, यूजुअली हमारे पास जो टाइम होता है, मैं उसमें कोशिश यही करती हूँ कि ऐसी रेसिपी बताऊँ जो ये लोग घर में भी आसानी से बना सकें। अच्छा जी, ये देखिए, अब जा रहा है इसके अंदर डालडा, जहाँ मामदा वहाँ डालडा। ये देखिए जनाब, ये गया इसके अंदर डालडा। अच्छा, ये नॉन स्टिक पैन है तो इसमें इतनी ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी, बस हल्का फुल्का, ताकि चिकन जो है आपका ना लगे नीचे जाकर। ये देखिए जनाब, अब जैसे ये गर्म होगा तेल हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, बस ये तैयार हो जाएगी ना चिकन, तो उसके बाद वो सारे प्रोसीजर में इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसमें जाएगा चिकन स्टॉक, ये जो मैंने ढक के रखा हुआ है, चिकन स्टॉक इसके अंदर जाएगा। ये तकरीबन 1 से 2 कप का हमने चिकन स्टॉक, यानी कि मुर्गी की जो यखनी होती है वो निकाल के रखी। इसमें नहीं जाएगा, इसमें डालिएगा जब हम बना रहे होंगे। उस रेसिपी में जाएगा। इसमें जाएगा, मैंने नहीं, मैं इसमें जाएगा, मतलब मुझे नहीं बता दी तो चला गया था। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए फटाफट रुक गई कि ऐसा ना मैं कहते ही वो चिकन के अंदर चला जाए बंदा। यार देखिए, आप अप्रिशिएट तो करें ना। नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं तो डेली अप्रिशिएट कर रही हूँ। सिर्फ खाना पकाना ही नहीं बल्कि पोछा लगाना भी बड़ा अच्छा आ गया फैसल को। काउंटर की सफाई तो मुझे बहुत पहले से आता था। झाड़ू पोछा तो झाड़ू फेर, खाने के मामले में झाड़ू फेरना मुझे बहुत पहले से आता था। चले, थैंक यू सो मच। ये देखिए, दिखाएं आप, ये काफी अच्छे से देखिए, ये हो गया। ये देखें आप, ये देखिए, लग रहा है आपको कि किसी अनप्रोफेशनल ने किया है जी। और अच्छा, इसको जो है ना आप तकरीबन घंटे भर के लिए मैरिनेट करने के लिए रखिए, और उसके बाद इसको पकाना होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको सीधा सीधा पकाएंगे। ये देखिए, ये चला गया है अंदर, ये अब ये पकना शुरू हो जाएगा। लाइक मैं चला देती हूँ इसको। ये देखिए, अब ये पकना शुरू, ये देखिए आप, अगर आप कैमरा को फोकस करें आपको ये चिकन वाइट होता नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये जो फ़ायदा मैंने अभी आपको बताया है ना सिरका लगाने का, वो ये है कि ये 2 मिनट नहीं लगाएगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। जी ऐसे, यस बिल्कुल ऐसे, ताकि वो ये नज़र आ रहा होगा। अब ये देखिए, तेल भी ज़्यादा नहीं है
और ये बड़ी हेल्दी रेसिपी है भाई, आप इसको ना बासानी बना सकते हैं। और ईद पर बनाइए, मैं तो कहती हूँ ईद पर, ईद के बाद डिनर पे, लंच में। चीज़ें अगर आपकी रखी हुई हो ना कटी हुई, जैसे हमारे पास रखी हुई है, तो इतना टाइम लगता नहीं है किसी भी चीज़ को बनने में। ये देखिए, अच्छा इसको चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। मैंने तेल इसमें कम डाला है। भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर कोई बड़ा बर्तन हो ना, उसके अंदर ये सारा आप डालें और जल्दी जल्दी मिक्स करें। ये 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। थोड़े यार शिकवे नहीं करें, बस जो है जो मैं बता रही हूँ, हालात हाज़िरा है ना वो उसी के साथ। वो मैं लोगों को बता रही हूँ। हाँ भाई, लोग आप बड़ा बर्तन लें, बड़े बर्तन में आप इसको बनाएं तो ये जल्दी बन जाएगा। चलें, ये देखिए ये बनना शुरू हो गया। आपने ये फ्राई कर लिया है जी, बस ये समझे ये शैलो फ्राई टाइप, ज़्यादा तेल नहीं डाला है हमने। और ये देखें पकना भी शुरू हो गया है, क्योंकि अभी ये इसमें भी जाके पकेगा जब ये सारी सब्जियां मिक्स होंगी। तो अगर ये इधर नहीं भी होता तो ये वहाँ पे भाप में फटाफट पक जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसको यहीं पर तैयार कर लें ताकि आपकी सब्जियों के कलर्स ना ख़राब हों। जी, अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे, शिमला मिर्च ख़ास तौर पे अपना रंग ख़राब कर देती है, सबसे पहले वो डल हो जाती है। तो बेहतर ये कि अपने चिकन को पहले अलहदा से आप पकाएं। ये देखें, अच्छा ये जो मैंने चिकन का भी बैटर आपको बना के दिखाया, चिकन के अंदर सारी चीज़ें मैरिनेट करके, आप इसको कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पैगेटीज़ बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर लें, सैंडविच बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर लें, रोल्स बना रहे हैं। इसी को आप चारकोल का अगर धुआं दे दें तो ये बारबेक्यू में चेंज हो जाता है। ज़रा सा तिक्का मसाला ऐड कर लें, फिर तो आपके ऊपर, आप देखें जितना आप एडवांस कर सकें। आप देखें पकना शुरू हो गया। ये देखिए, ये जो सिरके वाली रेसिपी है ना मेरी, कि आप सिरके वाली रेसिपी नहीं, सिरके वाला टोटका आप ये करें। किसी भी बड़े बड़े चिकन के पीसेस भी होते हैं, वो भी 5 मिनट में बन जाते हैं। फ्लेम आपने दरमियानी रखी है। ये देखिए, ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है हमारी चिकन। ये जी, फ्लेम आपने दरमियानी रखी है। जी, फ्लेम दरमियानी रखी है क्योंकि इससे बाहर ना निकलना चाहिए। बस ये हो गया है तैयार। ये देखिए जनाब, और मुझे खुशी इस बात की है कि झटपट 2 मिनट में इन लोगों के सामने तैयार हो गया। ये बस इसको हम रखते हैं लाइट। फैसल आप हल्का फुल्का से चलाते जाइएगा इसमें चम्मच, जब तक मैं चाहूँगी कि मैं दूसरा भी इसका पोर्शन तैयार करना शुरू कर दूँ। अच्छा जनाब, ये जो चिकन चिली, जो ड्राई चिकन चिली है, ये 2-3 तरह से खाया जाता है। आप चाहें तो एग फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं, आप चाहें बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं, जो ब्राउन राइस होते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं, या वेजिटेबल मंचूरियन के साथ भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आज जो है इसके साथ रखे हैं बॉयल राइस, क्योंकि ये थोड़ा चिली है तो ज़रा सादे से राइस होते हैं ना, बॉयल, सिंपल बॉयल, कॉम्प्लीमेंट अच्छा कर देगा तो वो मज़े का अच्छा भी लगता है। अच्छा जनाब, ये हो गया। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल। वापस से आ जाएगा डालडा, जहाँ माम था वहाँ डालडा, फिर से जाएगा इसमें थोड़ा सा तेल। ये देखिए, अच्छा ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे हमें क्योंकि डीप फ्राइड नहीं करना है। ये बात आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बस इतना हो कि सब्ज़ी जो है उसमें आराम से मिक्स हो सके। ये देखिए, ये गया वापस तेल। और जनाब अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे अपना, सबसे पहले डाली जाएगी इसमें अदरक और लहसुन। ये जो आपका कटा हुआ है, हरी सब्ज़ी या प्याज को इस्तेमाल नहीं करना है, बस आप करते रहिए। मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँ ताकि लगना ना शुरू हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले जो इस्तेमाल होगा वो होगा लहसुन। ये मैंने इसको कर दिया है सेपरेट, थोड़ा सा लहसुन अदरक जाएगा इसके अंदर सबसे पहले। पीछे से हमने निकाली जनाब, ये हमने, क्योंकि जलाना नहीं है कुछ भी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई चीज़ भी जलनी नहीं चाहिए, तो फ्लेम आपका मीडियम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए मैंने डाल दिया है अब इसके अंदर। ये देखिए, अब दोनों तरफ जो है वो पक रहा है। एक तरफ चिकन, ये देखें चिकन हो भी गई हमारी। और साथ में रेसिपी चार्ट हमारा तैयार है। रेसिपी चार्ट दिखाइए, चार्ट दिखाइए भाई। रेसिपी चार्ट आपके साथ है, आप पढ़ के सुना दें भाई। चिकन चिली विद राइस में आपको चाहिए 700 से 800 ग्राम का चिकन, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और सोया सॉस जो है वो आपको 2 चम्मच। अंडे जो हैं वैसे तो 2 डाले थे हमने, आप 1 डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, हाँ क्वान्टिटी पे डिपेंड करता है। कॉर्नफ्लोर जो है वो चाहिए आपको 2 चम्मच, हमने तो 3 डाल दिए थे। इसके अलावा डालडा कुकिंग ऑयल, और इसके बाद लहसुन दरमियानी साइज़ का, अदरक दरमियानी साइज़ का, और इसके बाद जो इसमें प्याज, स्प्रिंग अनियन, प्याज जो है वो सब जाएगी। अब देखिए, आप जब तक आप पढ़ रहे थे ना, मैंने सारी सब्जियां इसमें डालनी शुरू कर दी हैं। ये आप देख सकते, सारी सब्जियां चली गई हैं इसके अंदर। ये देखिए जनाब, ये सारी सब्जी। अच्छा, अब इसका फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ ताकि किसी भी सब्जी का रंग जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इसकी जान छोड़ दूँ? इसकी जान छोड़ दीजिए आप। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब
ये देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें मिक्स करनी है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारी जो मसाले और ये सब पड़ेंगे ना, इसका रंग नहीं ख़राब होना चाहिए। ये देखें ये सब मैंने डाल दिया है। हरी क्या कहते हैं, हरी मिर्च जो है ना वो सबसे आखिर में जाएगी। ये देना मुझे जी, हरी मिर्च सबसे आखिर में जाएगी। अब हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए इसमें गई ये सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च, उसके बाद काली मिर्च गई आधा चम्मच के करीब। ये बहुत हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब इसमें ये जा रहे हैं सॉसेस। ये है ऑस्ट्रोशाइन सॉस, ये 1 चम्मच, ये बहुत है 1 चम्मच। और उसके बाद जनाब ये गया आपका सोया सॉस, ये जाएगा 2 चम्मच। और फिर ये आएगा आपका विनेगर, ये गया विनेगर 2 चम्मच। मैं बहुत ज़्यादा मसाले डाल के नहीं बना रही क्योंकि चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये देखिए बस अब ये मिक्स होना शुरू हो गया है। बल्कि फैसल आप इसे मिक्स कीजिए तो मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी डाल देती हूँ। अच्छा, ये चिकन स्टॉक है यानी कि यखनी में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। बस अब ये इसके अंदर जा रहा है चिकन स्टॉक। ये चला गया सारा चिकन स्टॉक। अब आप इसको रखेंगे और साथ में मैं करती हूँ कॉर्नफ्लोर ऐड। और कॉर्नफ्लोर के साथ साथ ये देखिए ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, अब ये जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। हमें पानी की ज़रूरत है, अब वो बॉटल रखी हुई है बिल्कुल, ये लें आप जी बिल्कुल रखी हुई है। इसमें कॉर्नफ्लोर भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस इसको थिक करना है हमें। तो मैं ये 3 टीस्पून है मेरे हाथ में। लाइए पानी देंगे प्लीज़ आप, ये लीजिए। चूल्हा जो है वो हमारा इस वक्त बिल्कुल मीडियम है, मीडियम से भी बल्कि समझें लो फ्लेम है हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हम इसमें डालेंगे अभी कॉर्नफ्लोर। और फिर आखिर में देखिए, अब ये देखिए रेसिपी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो आपको लगता है वाह पता नहीं कितनी डिफ़िकल्ट रेसिपी होगी, कितना अच्छा सा ये सब कुछ लग रहा है। कोई इतना टफ काम नहीं है, सब कुछ काट पीट के आपने रखा हुआ, आप यकीन करें झटपट तैयार हो जाता है। ये काटने पीटने का ही तो असल हाँ ये भी है, अगर सब कुछ करके रखें तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब ये गई इसके अंदर हरी मिर्चें सारी, अब इसको आप मिक्स कर लीजिए उसमें साथ। अच्छा, अब इसको करेंगे हम फैसल थोड़ा सा तेज़। जी करें। ये देखिए थोड़ा सा इसको तेज़ करेंगे और बाकी चीज़ों को हम समेटना शुरू करेंगे। अभी हमारे पास कितना टाइम और है अगर हमें बता दिया जाए तो मैं उसी लिहाज से तैयारी थोड़ी। अच्छा खासा टाइम है हमारे पास हैं 5-6 मिनट अभी हैं। फैसल हमारे साथ अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी इसकी, बिल्कुल हो जाएगी। ये देखिए। अच्छा अब इसके अंदर ये आपको करना पड़ेगा कि मैं पहले साफ़ कर रही हूँ ताकि ना हमारी प्रेजेंटेशन के लिए वो हमारे पास जगह मौजूद हो। ये देखिए नाज़रीन आज रोल कैसा चेंज हुआ। और उसके बाद सफाई किसी और के पल्ले, पकाना मेरे पल्ले जी। अब जो है ना फैसल इसको धोइए जाके इसको धो के लाइए। बिल्कुल धो देता हूँ, कोई मसला नहीं। इसको धोइए ताकि इसका भी कोई काम है। अच्छा, अब ये देखिए इसके अंदर जो है ना मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अब ये हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा, हल्के हल्के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमें जितनी कंसिस्टेंसी आपको इसमें चाहिए ना, ये जब उतना आ जाएगा मैं इसको छोड़ दूँगी। ये अब बहुत गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए अब ये पकना शुरू हो गया, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब फैसल ये सारा चिकन इसमें डाल दीजिए। ओके। अब साथ में जा रहा है ये देखिए चिली सॉस। अच्छा, आई हैव टू लिफ्ट इट लाइक दिस। जी लिफ्ट करके सारा डाल दीजिए। चम्मच फिर आप चला दीजिए। जी बिल्कुल आप कीजिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दीजिए। नहीं आराम हो जाएगा, मैं देख रही हूँ। आप ये करें ना ऐसे। ये देखिए जनाब, बस मेरे ख्याल से इतना चिकन काफ़ी है। जी काफ़ी है। ये देखिए साथ जाती हूँ, ये क्या करेगा बेचारा अकेला रह गया। कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे सैंडविच में इसमें। ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये कितने मज़े का तैयार हो चुका है और कितनी अच्छी इसकी शक्ल निकल के आई है, जो मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसी शक्ल निकल के आई है इसकी। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई चिकन चिली। ये आप देखें नूडल्स हो, राइस हो, कुछ भी हो उसके साथ आप आराम से खा सकते हैं। ये देखिए और ये हो गया तैयार। विस्कोसिटी इज आल्सो वेरी गुड। बिल्कुल है, इसका जो गाढ़ापन है वो जी भी बहुत ज़्यादा कोई पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और ये तैयार हो चुका है। अरे देखिए आपके सामने के सामने तैयार हो गया ये। बस अब इसकी हम करेंगे प्रेजेंटेशन और बस इसका चूल्हा कर रहे हैं हम बंद, क्योंकि अब इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं। अच्छा अब जो है ना जो मैं इनका मेन दिखाने वाली हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है।
सर इसको ऐसे करना है कि कोशिश करें कि आप इसकी सिंगल सर्विंग बनाएं। जो आपके घर में जो डिनर प्लेट्स होती हैं, राइस प्लेट्स होती हैं ना, आप उसके साथ जो है वो हम प्ले अराउंड करें। मेरे पास इस वक्त ये मौजूद है, तो मैं दिखाने के लिए आपको ये बड़ी वाली डिश जो है वो रख रही हूँ। आप देखें, ये मैंने चावल जो है ना बॉईल करके रखे हुए हैं। ये काफ़ी सारे चावल इन्होंने सारे के सारे ही रख दिए हैं। भाई घरों में ऐसे ही होता है ना, हमारे सारे एक साथ सब रखा जाता है। अच्छा, आप देखें, ये हमारा है जो डालडा का ऑलिव ऑयल, जो मैंने आपसे कहा था पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो ये हल्का सा हमने डाला इसके ऊपर। ये देखिए फैसल, ये जो है ना, इसको हम करेंगे, ये देखिए, इसको पूरी प्याली पे ऐसे लगा लेंगे आप, ठीक है, ताकि चावल जो हैं वो चिपके नहीं, और हम उसकी शेप जो है वो इसमें देंगे लाके। ओके, वो जो सर्कुलर, एग्जैक्टली वो जो गोल मटोल से आप रखे होते हैं राइस, हम देख रहे होते हैं कि ये रखे कैसे इन्होंने। ये सारे रेस्टोरेंट्स के सीक्रेट जो है ना, सब रिवील कर दें आप, सब रिवील हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ ना बचे। अच्छा, ये देखिए, मैं इसके ऊपर रख के करी, क्योंकि राइस इन्होंने काफ़ी भर दिए ना, तो ये हम इसमें ऐसे करके डालते हैं। और ये बॉइल्ड राइस आप देख रहे हैं इसमें जा रहे हैं। ये आप जितना भरना चाहें इसको भरें, मैं इतना भरूंगी कि भाई ये मेरी प्याली जो है वो आ जाए इसके ऊपर तक। आप नूडल्स को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, वो कोई ये नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी चावल ही हों तो वही किया जाएगा। आप नूडल्स को भी ऐसे कर सकते हैं। प्रेस कर दें। हाँ, ये ज़रा चिपक जाएगा इसके अंदर, तो दूसरा वाला ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं जी। अब देखिए, ये हमने किया इसको ऐसे प्रेस। ये कोई भी चम्मच ले लें आप, जिससे आप अच्छे से इसको प्रेस कर सकते हो। ये देखिए, ये पहले आपने आराम से थोड़ी देर तक ये इसको किया प्रेस, और उसके बाद आपने सिर्फ ये करना है कि ये प्याली ऐसे, ये इसके कॉर्नर पे ऐसे। और अब आपको दिखाएंगे जादू। ये देखिए, इसमें से खरगोश निकलेगा जी, खरगोश निकलेगा। ये देखिए, इसमें तो चावल ही निकलेगा, चावल ही निकले बस। मैं समझता था कबूतर निकलेंगे दौड़ते हुए यार। तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए कबूतर निकाल लेंगे इसके अंदर से। कबूतर की कढ़ाई बनाएंगे, कबूतर की कढ़ाई बना लेंगे। बत्तख की कढ़ाई है, वैसे भी आपको पता है आजकल तो सब कुछ ही बन रहा है और सब कुछ ही अवेलेबल है रेस्टोरेंट में। बत्तख है हमारे यहाँ, तो क्या से क्या दफ्तरों में है हमारे यहाँ, दफ्तर में भी बत्तख है। अच्छा जनाब, ये देखिए, अब इसके साथ हम ये देखें, निकालना हमने शुरू किया। ये अभी आपके सामने के सामने देखें, ये यार ये ना ईमान खता हो रहा है नाज़रीन। मैं देखूँ कि इफ्तार में वक्त कितना रह गया है, अभी तो कुछ भाई तो बहुत टाइम है। ये देखिए, बहुत टाइम है, बहुत ये आ गया आपका ग्रेवी। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। अगर ये मैंने आपको जैसे बताया कि जो छोटी सर्विंग डिशेस होती हैं, आप अगर ये उसके साथ करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं केचप के साथ। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं केचप के साथ, ये हल्का फुल्का, ताकि वो जो ग्रीन के साथ रेड रेड ऊपर आता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है। वाह, ये बस, ये अगर स्प्रिंग अनियन आपके पास हो तो आप स्प्रिंग अनियन को साइड में रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ हो जिसका इस्तेमाल आप करना चाहें, स्प्रिंग अनियन ऊपर रख दीजिए। अब जैसे ये मेरे एक हरी मिर्च, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये उठा के राइस के ऊपर रख दूँ, क्योंकि मुझे राइस प्लेन मालूम हो रहे हैं। ये देखिए, वाह, चार चांद लगा दिया आपने, खूबसूरती में यार, क्या बात है यार, क्या। तो ये जो है ना रेसिपी देखें कितनी आसान है, घर बैठे बनाएं। जो रेस्टोरेंट में इतनी एक्सपेंसिव डिशेस मिलती हैं वो आप घर में और कितनी सारी क्वांटिटी में आप आसानी बना सकते हैं, और हेल्दी भी है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सब जो भी आपने डाला है, तेल, सब्ज़ी, चिकन, हर चीज़ आपने अपने सामने डाला है, तो ये हेल्दी है। तो ये थी आज की ड्राई चिकन चिली की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपनी भी रेसिपीज़ प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिए, ताकि ये बाइक जो है हम खुद चाह रहे हैं कि हम दें तो ले जाएं बाइक। जो अब तक रेसिपीज़ आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और आएँ, ताकि आखिरी इशरे तक जो है वो सब जमा हो जाए, फिर उसमें से हम जो है फाइनल करें। ऐसे ही है ना, आखिरी अशरा अब आ ही चुका है। आज 20वां रोज़ा है माशाल्लाह। तो जनाब अब ब्रेक का वक्त हुआ है, अब ब्रेक का वक्त हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। खातून हज़रात, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है और दुनिया भर में मुसलमान एहतिकाफ़ बैठेंगे। मसाजिद में एहतिकाफ़ के लिए इंतज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान में भी किए जा रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमें इंतज़ामात के हवाले से बता रहे हैं। जी कफ़ील। देखिए, रमज़ान की जो बरकतें हैं वो इस वक्त जारी हैं और आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है, और आज जागने की रात है, 21वें शब है।
और 20वां रोज़ा है। मौलाना इकराम के साथ मौजूद हूँ मैं इस वक्त, उनसे इसकी जो आज की रात की फजीलत है और जो एतिकाफ़ है उसके क्या जो है वो फ़वाइद हैं। पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में नौजवानों की एक कसीर तादाद ज़ौक़ और शौक़ से मस्जिद में बैठती है कि इस बहाने अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल करें, उसकी कसरत से इबादत करें। ठीक है जी, मौलाना इकराम साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना ये है कि आज की रात जो है वो इतिकाफ़ में लोग बैठेंगे, जिसमें ख़ुसूसन यहाँ अगर हम बात कर लें मेमन मस्जिद की तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ इतिकाफ़ में बैठती है, जो अपने रब के हुजूर जो है वो दुआएँ करेगी। और ये जो आखिरी अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, दुआओं का अशरा है, जो सादतें हैं वो समेटने का अशरा है कि किस तरह जो है वो अपने रब के हुजूर दुआ मांगी जाए और अल्लाह से अपनी जो गुनाह हैं या जो बख्शिश है वो कराई जाए। जी, कफ़ील हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे और इसी हवाले से यानी कि जो अयाम एतिकाफ़ है इसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए ज़हमत दी है इस्लामी स्कॉलर और मेरे बहुत ही अजीज़ मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप जब तशरीफ़ लाते हैं हमारे लिए बाइस सादत है। मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा एतिकाफ़, सबसे पहले तो एतिकाफ़ की अहमियत पर रोशनी डालिए, कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब हम पूरे रमज़ान इबादत करते हुए आ रहे हैं। खुदा ताला की तरफ से कितना बड़ा नेमत है कि हम रोज़ाना तो तरावी भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। ये आखिरी अय्याम की जब दुनिया से अलग थलग रह के हम सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में मशगूल हो जाएँ, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, रमज़ान की बहुत सारी बरक़ात हैं और ये एतिकाफ़ भी रमज़ान की बरक़ात में से ख़ास बरकत है, क्योंकि हम रमज़ान में बहुत सी ऐसी इबादत करते हैं जो इबादत रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में हमें मुयस्सर नहीं आती या फिर हमारे मामूलात में शामिल नहीं होती हैं। अब उन्हीं इबादत में से एक एतिकाफ़ जैसी अज़ीम इबादत है। देखें, एतिकाफ़ दर हकीकत खलवत में जाना, तन्हाई में जाना, गोशा नशीनी इख्तियार करना और इसके ज़रिए मारिफत इलाही में इजाफ़ा होता है। यानी एतिकाफ़ की रूह को भी समझना चाहिए कि एतिकाफ़ किन मकासद के लिए। इस्लाम के मिजाज में कभी कभी तन्हाई में जाकर यकसुई के साथ, कामिल तवज्जो के साथ अपने रब से एक ताल्लुक़ कायम करने का नाम ही एतिकाफ़ है। अच्छा, इस्लाम के मिजाज में ये बहुत पसंदीदा अमल है। नबी अलैहिस्सलाम जब ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था तो उससे पहले भी गारे हिरा में चले जाया करते थे, तन्हाई इख्तियार करते थे 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, बाज़ रिवायात में 40 दिन का भी आया। जब ऐलान नबूवत फरमाया और इस्लाम का एक मुकम्मल निज़ाम आ गया, फिर उस तन्हाई को एतिकाफ़ की सूरत में बतौर इबादत मुख्तस कर दिया गया। अब होता यह है कि इस माह मुबारक के जो आखिरी अय्याम आ जाते हैं और आखिरी अशरा आ जाता है, इसमें चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी पाबंदी से एतिकाफ़ फरमाया। हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर आपकी अज़वाज भी एतिकाफ़ फरमाती रही। तो एतिकाफ़ दर हकीकत लोगों से अपना ताल्लुक़ कुछ लम्हात के लिए ख़त्म करके यकसुई के साथ अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने का नाम है। मैं इसको आसान अल्फाज में ये कहूँ कि अल्लाह से बात करने का नाम है कि आप अपने आप को उस कैफियत में ले आएँ, हर एक से कट के आप बस आप हैं और आपका रब है, और आप अपने दिल का हाल रब से बयान कर रहे हैं, बस दिल की बात कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी फ़जीलत अहमियत की बात की जाए, बहुत बड़ी फ़जीलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आखिरी 10 दिन रमज़ान में एतिकाफ़ करता है, गोया वो 2 हज और 2 उम्रे अदा करके आया है। यानी इतना बड़ा उसको अजर व सवाब मिलता है। और उसके अलावा फरमाया कि जो गुज़िश्ता गुनाह होते हैं ना, मन अतकाफ़ा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, फरमाया जो रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से अल्लाह का मेहमान बन के बैठता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वैसे एतिकाफ़ के फ़लसफ़े में ये बात भी शामिल है कि आप अल्लाह के मेहमान बनते हो। आप देखें ना, जब आप किसी के यहाँ मेहमान बनते हैं तो मेज़बान अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी करता है। हमें समझनी चाहिए ये बात, कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह के मेहमान बनने वाले हैं आप। घर किसका? खुदा का। खुदा का घर है, मेहमान खुदा के।
और फिर ज़ियाफ़त भी वो अपनी शान के मुताबिक फ़रमाएगा, मेहमान नवाजी भी अपनी शान के मुताबिक फ़रमाएगा। तो बस ये मौका जब मुयस्सर आ जाए ना तो इसको ज़ाया नहीं करना। अच्छा मुफ्ती साहब, अब इसमें कुछ माशरती पहलू भी हैं, उस पर भी मैं, अच्छा एक तो ये इसमें थोड़ा मुख्तसरन बता दीजिएगा कि एहतिकाफ़ जो है अगर कोई है और उसका अगर गलती से मिस हो जाता है तो रमज़ान के बाद इसकी गुंजाइश है या नहीं है, बस वो रमज़ान की ही हद तक? जी जी, देखें एहतिकाफ़ तो साल में कभी भी कर सकते हैं, यानी एहतिकाफ़ के लिए कोई टाइम पीरियड पाबंदी नहीं है। अलबत्ता ये जो एहतिकाफ़ आखिरी अशरे का है ये सुन्नत मुअक्कदा एहतिकाफ़ कहलाता है, क्योंकि ये ख़ास नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है और इसकी अपनी एक ख़ास फजीलत भी है। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान में नहीं कर सका और बाद में करता है तो तब भी उसको करने की रुख्सत है और टाइम की भी पाबंदी नहीं है, 1 दिन का करे 10 दिन का करे, लेकिन इसको करने में ख़ास फजीलत है क्योंकि हुज़ूर की सुन्नत। बिल्कुल। अच्छा कुछ जैसे कि मैंने बताया कि माशरती पहलू इसके हैं, एक तो ये कि क्या कोई जैसे हमारे यहाँ मसाजिद में अब बहुत बड़ी अब ये न्यू मेमन मस्जिद में हमारे नुमाइंदे कफ़ील थे, बेहतरीन खूबसूरत बहुत बड़ी मस्जिद है, छोटी मसाजिद भी होती हैं रकबे के एतबार से। अब उसमें कुछ जो है ना इंतज़ामी पहलू आ जाते हैं कि हर कोई एहतिकाफ़ में बैठना चाह रहा होता है लेकिन हर किसी का नंबर नहीं आ पाता, इंतज़ामिया मस्जिद के इंतज़ामिया को भी सारे इंतज़ाम करने तो उसमें कुछ नाराज़ियाँ हो जाती हैं, कुछ मुँहमारियाँ हो जाती हैं, तो इंतज़ामी तौर पर इसको किस तरह देखना चाहिए? देखिए वैसे ये मसाइल हर जगह तो नहीं पेश आते हैं, बहुत कम जगह ऐसी हैं। और सबसे पहले तो अगर कहीं ऐसा है तो ये बात आपकी सुनकर दिल को खुशी हुई है कि ये बहुत अच्छा जज्बा है कि हर शख्स चाहता है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ और मैं भी इस इबादत में शामिल हो जाऊँ। इंतज़ामी उमूर से अगर कहीं पर वाकई तसलसल से हर साल ऐसा है कि भाई एक मोहल्ला एक इलाका ऐसा है कि वहाँ पर बहुत से अफराद आ जाते हैं और गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसका हल ये है कि फिर इंतज़ामियों को चाहिए कि वो कुछ ऐसी तरतीब बना लें कि जैसे एक साल में कुछ लोगों को जगह दे सकते हैं तो फिर दूसरे साल उनको हटाकर दूसरों को मौका देना चाहिए, जिस तरह के हम मस्जिद नबवी में देखते हैं, मस्जिद हराम में देखते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी आप देखें कि बैठना तो हर एक चाहता है लेकिन वहाँ पर हर एक को बैठने का मौका मुयस्सर नहीं आता, लाखों लोग हैं, तो उन्होंने उसकी सहूलत के लिए एक एप्लीकेशन बना दी है। फिर वहाँ पर वो तो हमारे यहाँ ये हो सकता है कि चूँकि कम अफराद हैं तो नाम लिख लिए जाएं, तरतीब बना ली जाए, लेकिन किसी को नाराज़ ना किया जाए, यानी उसको हुस्न अखलाक से ही हल किया जाए। अच्छा, उसमें जो मुअम्मर अफराद हैं उनको ज़रा तरजीह दी जाए, ये देखा जाए कि भाई जो कम उम्र जो अफराद हैं चूँकि वो ज़्यादातर एतिकाफ़ की जो तकाज़े हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनको ज़्यादा मौका दे दिया जाए, नौजवान तबके को दे दिया जाए और बच्चों को उसमें से ख़ास तौर पर फिर लेस कर लिया जाए। लेकिन ये मैं वहाँ के लिए कह रहा हूँ जहाँ पर जगह ना, वरना जहाँ पर जगह हो, बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा कि बच्चों को बिल्कुल हटा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा जज्बा है, आप बच्चों को वेलकम करें। हाँ, बच्चे इतनी उम्र के हों, समझदार हों, जो कम अज़ कम कुछ मस्जिद के आदाब समझते हों, इतनी उम्र होनी चाहिए। मैं यही आपसे अब सवाल करने जा रहा था। अब आ जाते हैं आदाब एतिकाफ़ पे। बदकिस्मती से जहाँ बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि खुशू खुशू के साथ इस इबादत को करने के लिए जमा होते हैं, वहीं पे कुछ अफराद हैं जो वक्त गुजारी के लिए, अब तो ये खैर मोबाइल है तो उस पर अपने वक्त गुजारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं था उससे पहले भी दोस्तों की आमाजगा बनी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, असल रूह के मुनाफी जो काम हो रहा है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं मोबाइल के हवाले से अर्ज़ कर दूँ, अगर आप एतिकाफ़ में बैठते हैं और साथ में आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके एतिकाफ़ में बैठने का मकसद फ़ौत है, क्योंकि एतिकाफ़ का मतलब ही ये है कि सारी मखलूक से कट कर यकसुई के साथ तन्हाई में जाके अपने रब से अपना एक रिश्ता जोड़ना। मोबाइल लेकर बैठ गए, उस पे आप सबसे राब्ते में लगे हुए हैं, अगरचे फ़िक़ही एतबार से एतिकाफ़ तो नहीं टूटता है लेकिन एतिकाफ़ की बरक़ात आपको नहीं मिलेंगी। यानी जिस मकसद के लिए आप मस्जिद में गए, 10 दिन का वक्त दिया, वो मकसद अगर आपको ना मिले तो फिर बैठना बेकार है। तो इसलिए मैं, चूँकि मोबाइल एक बड़ी आफत की सूरत में भी है, फ़ायदे भी इसके बहुत सारे हैं, तो मैं इस प्लेटफार्म से ये गुजारिश करूँगा जो भी हज़रात एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, भाई 10 दिन के लिए आप मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दें, घर पे छोड़ दें, ताकि आप एतिकाफ़ की बरक़ात लेकर आएँ। अल्लाह के मेहमान बन कर गए हैं, आपका ताल्लुक़ रब से कायम होना चाहिए, वरना मखलूक से ही रवाबित रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात हमारे यहाँ ज़्यादातर ये देखने में आया, आजकल एतिकाफ़ को जिस तरह आपने सवाल में कहा, वो एक गैदरिंग, एक महफिल की सूरत में और रात भर चाय
और खाने का दौर चल रहा है, गपशप चल रही है, फिर फजर पढ़ के आप ज़ोहर तक सो गए, तो एतिकाफ से बैठने से पहले ना कुछ उसका शऊर, उसकी तालीमात लेनी चाहिए। बैठने का मकसद क्या है? एतिकाफ में बैठने का मकसद ये है कि आप यकसुई के साथ रब की इबादत करेंगे। तो वहाँ ऐसी गैदरिंग, हाँ इल्मी गैदरिंग बना सकते हैं जिसमें आप कोई दीनी चीज़ें सीखना चाहते हैं, कोई इबादत इज्तिमाई तौर पर, लेकिन मैं ये कहूँगा उसको भी कम करें, ज़्यादा आप अपना जो एक हुजरा बनाते हैं ना उसको तन्हाई में जाएं ताकि आपका रब से एक ताल्लुक कायम हो और इस तरह अपने एतिकाफ को ख़राब ना किया जाए जो माहौल हम बना लेते हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मज़े की गुफ्तगू हुई आज, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो तमाम तर अफराद इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे इस बार एतिकाफ़ से। वैसे तो दुआ है कि खुदा ताला हर किसी को एतिकाफ़ की सआदत जो है वो नसीब फरमाए। तो तमाम तर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने हमारे सेगमेंट से इस्तिफ़ादा किया, ज़रूर हमें दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।